हेलो गाइस, वेलकम। अब तक हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसका बेसिक पढ़ लिया है। किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा हमने पढ़ लिया है। और जो बाकी के दो किंगडम है, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, इन दोनों के अलग से दो चैप्टर हैं। तो इस चैप्टर में हमें ये दोनों किंगडम्स नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ने हैं वायरसेस और वायरस लाइक पार्टिकल्स। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो विटेकर के यानी हमारे लिविंग सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये वायरसेस जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्ल्ड में आते हैं उन सब को अफेक्ट कर सकते हैं, उन सब में डिजीज़ फैला सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में, फिर उसके सब पार्टिकल्स के बारे में यानी वायरॉइड्स क्या है, प्रियॉन्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेंस कोई डिजीज़ नहीं फैलाते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम प्लांट किंगडम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस, हमने क्यों वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा? क्यों? क्योंकि ये ना ही पूरी तरीके से लिविंग है और ना ही पूरी तरीके से नॉन लिविंग है। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन देम। इनके पास दोनों नेचर है, इनके पास लिविंग नेचर भी है और नॉन लिविंग नेचर भी है। सबसे पहले हम लिविंग नेचर जान लेते हैं। ये फॉर्म हुए होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से यानी बायोमॉलिक्यूल से। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। ये क्या है? ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और ऐसे ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये वायरसेस में भी मिलते हैं। इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, इनके पास एबिलिटी होती है खुद को मल्टीप्लाई करने की। लेकिन क्या फ़र्क है? ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इनको एक होस्ट की ज़रूरत होती है। तो बैक्टीरिया जो है, एक वायरस जो है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरियल सेल को ही अफेक्ट करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जो सिर्फ बैक्टीरिया सेल को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि एक बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियल सेल से कांटेक्ट में आया। कांटेक्ट में आने के बाद क्या करेगा? ये अपना जेनेटिक मटेरियल उसकी सेल में डाल देगा। इसके बाद क्या होगा? जो बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल वो डिग्रेड हो जाएगा और जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो टेक ओवर कर लेगा इसकी सेल की मशीनरी को। और फिर क्या होगा? यही बैक्टीरियल जो डीएनए है, वो जो वायरल डीएनए है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। और रेप्लिकेट करने के बाद क्या करेगा? ये अपनी कॉपीज़ बनवाएगा, अब बैक्टीरिया सेल में अपनी कॉपीज़ बनवाएगा। तो क्या हुआ? ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसको एक होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ी। उसकी मेटाबॉलिज्म, जो उसके एंजाइम पड़े हैं, जो उसके यहाँ प्रोटीन पड़े हैं बैक्टीरियल सेल से, तो उसी की मशीनरी, उसी की मेटाबॉलिक मशीनरी से ये अपनी कॉपी बना रहा है। तो ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसको किसी होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं वायरसेस को। दे कैन बी किल्ड बाय सम प्रोसेसेस, जैसे कि वैक्सीन हो गई, हम इनको किसी प्रोसेस से हम किल कर सकते हैं इसको। ये भी एक लिविंग नेचर ही है एक सेल का। दे टेक ओवर द बायोसिंथेसिस मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड प्रोड्यूस केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय देम। जैसे कि मैंने बताया, ये जैसे ही बैक्टीरियल सेल में जाते हैं, इनका डीएनए क्या करता है? जो बैक्टीरियल सेल का डीएनए है वो तो डिग्रेड हो जाएगा, वायरस का डीएनए टेक ओवर कर लेगा सारी मशीनरी बैक्टीरियल सेल की, और वही मशीनरी वायरस की कॉपी बनाने में लग जाएगी। और फिर क्या होगा? वायरस की जैसे कि एनएफ कॉपी बन जाएंगी, वो सारे जो वायरस हैं छोटे छोटे वो मैच्योर होंगे, उसमें डेवलपमेंट आएगा और फिर सेल जो है बर्स्ट हो जाएगी। म्यूटेशन कैन ओकर, ये भी एक लिविंग नेचर ही है। जैसे कि हमारे डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है, ऐसे ही वायरस का जो डीएनए है उनमें भी म्यूटेशन हो सकता है। जैसे कि अभी इस समय कोरोना का काल है, तो हम क्या सुन रहे हैं कि एक जो कोविड-19 कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आ गया है। तो क्या हुआ है? वो म्यूटेट हो गया है। और इसका फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लिविंग नॉन लिविंग नेचर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सेल का एक लिविंग मैटर होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वही इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म अलॉन्ग विद सेल ऑर्गेनेल्स, उसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसलिए वायरस क्या हो गए? असेलुलर हो गए, क्योंकि इनके पास प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है। कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, जैसे कि मैंने बताया, इसकी लाइफ साइकिल को पूरा होने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है।
इसके अंदर वायरस जो है रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, ग्रोथ एंड डिवीजन नहीं कर सकते खुद के बल से, और डज नॉट हैव एनी मेटाबॉलिक मशीनरी, कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, जो होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी होती है उसी को ओवरटेक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, वायरसेस के पास एंजाइम्स जरूर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो हमने पढ़ा कि वायरसेस जो हैं उसके पास लिविंग नेचर भी है और नॉन लिविंग नेचर भी है, इसलिए हम ना इसको लिविंग कंसीडर करते हैं ना ही नॉन लिविंग। तो जो वायरस है अगर वो एक किसी होस्ट में नहीं है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो एकदम नॉन लिविंग हो गया। और जैसे ही वो एक ऑर्गेनिज्म की, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन हो गया, उसकी बॉडी में एंटर करेगा, तब वो लिविंग नेचर अपना दिखाएगा। तो ये ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कनेक्टिंग लिंक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में। एक वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल के आउटसाइड एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और ये कैप्सिड किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल कवर्ड बाय अ प्रोटीन लेयर नॉन एज कैप्सिड। और इस किसी हम वायरस में देखते हैं कि प्रोटीन कोट के आउटसाइड भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम एनवलप कहते हैं, और ये एनवलप वायरस की प्रोटेक्शन में मदद करता है। और इसी एनवलप के ऊपर प्रोटीन की कुछ स्पाइक्स प्रेजेंट होती है, एनवलप प्रोटीन जिसे हम कहते हैं। और ये एनवलप प्रोटीन जो होती है ये सेल को, वायरस सेल को किसी होस्ट सेल में पेनेट्रेट करने में हेल्प करती है, एनवलप प्रोटीन। तो जैसे कि हम एक सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ हम सैनिटाइज़र क्यों यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र इसी एनवलप प्रोटीन को ख़त्म कर देता है, उसके अंदर जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन को ख़त्म कर देता है। आप याद रखना कि प्रोटीन जो है और जो अल्कोहल है वो एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तो जो अल्कोहल है वो क्या करेगा, ये जो एनवलप प्रोटीन है इसको ख़त्म कर देगा वायरस की, कोरोना वायरस की, और फिर वो कोरोना वायरस किसी लायक नहीं रहेगा, मतलब वो फिर डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता। तो क्या स्ट्रक्चर है वायरस का, एक डीएनए प्रेजेंट होता है, उसके आउटसाइड एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, प्रोटीन कोट जिसे कहते हैं हम, कैप्सिड जिसे कहते हैं हम, प्रोटीन कोट जो कि प्रोटीन की बनी होती है। और इसी की आउटसाइड एक एनवलप प्रेजेंट होता है जो कि इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और एनवलप के ऊपर प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं जो कि पेनेट्रेशन में, बैक्टीरिया वायरल सेल की किसी होस्ट सेल में पेनेट्रेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम वायरस के लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो 6 फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के। पहला अटैचमेंट, दूसरा पेनेट्रेशन, अनकोटिंग, बायोसिंथेसिस, असेंबली, रिलीज, ये 6 इसके स्टेप्स होते हैं एक वायरस के लाइफ साइकिल के। सबसे पहला है अटैचमेंट। क्या होगा कि जो वायरस है, वायरस की सेल जो होगी वो होस्ट सेल के कांटेक्ट में आएगी और उससे अटैच हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं अटैचमेंट। और फिर क्या होगा, पेनेट्रेशन, ये जो वायरस सेल है ये होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएगी। और फिर अनकोटिंग, अनकोटिंग में क्या होगा, जो इसकी प्रोटीन कोट प्रेजेंट है, एनवलप प्रोटीन जो है ये डिग्रेड होंगे, मतलब ये टूटेंगे और इसका जो डीएनए है, वायरल डीएनए है, ये एंटर कर जाएगा होस्ट सेल में। और इसके साथ साथ क्या होगा, जो होस्ट सेल का ओरिजिनल डीएनए है वो डिग्रेड हो जाएगा और ये वायरस का डीएनए होस्ट सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को ओवरटेक कर लेगा। फिर ये क्या करेगा, बायोसिंथेसिस, ये अपनी जैसे दूसरे, पहले तो ये रेप्लिकेशन करेगा और फिर क्या करेगा, ये अपने जैसे दूसरे वायरसेस बनाएगा। यही जो इसका वायरस का डीएनए है ये अपने जैसे दूसरे वायरसेस बनाएगा और जब एनफ वायरसेस बन जाएंगे ये रिलीज हो जाएंगे। तो बायोसिंथेसिस क्या है, ये प्रोटीन्स बनाएगा, वो प्रोटीन्स जो इसके आउटसाइड प्रेजेंट है, एनवलप प्रोटीन और कैप्सिड वाले प्रोटीन, एनवलप के प्रोटीन और एनवलप भी बनाएगा। और फिर क्या करेगा, असेंबली होएगी, ये जो जितने भी प्रोटीन बनते हैं ये अलग अलग बनेंगे और असेंबली में ये सारे फिर एंड में असेंबल हो जाएंगे और एक वायरस तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसका मैच्योरेशन होगा और मैच्योरेशन के बाद जब एनफ वायरस फॉर्म हो जाएंगे सेल में, होस्ट सेल में, ये पेनिट्रेट कर, ये जो है लाइसिस होगा सेल का, सेल बर्स्ट हो जाएगी और ये निकल जाएंगे दूसरी सेल को अफेक्ट करने में। तो ये तो हो गया इसका लाइफ साइकिल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस के बारे में। डिस्कवरी ऑफ वायरस, एक पास्टर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही वायरस का नाम वायरस रखा जिसका मतलब होता है वेनम यानी पॉइजन।
तो ये जो इसकी डिस्कवरी है 1883 यानी 1883 से शुरुआत हुई। 1883 में यूरोप में जो टबैको फील्ड थी यानी टबैको की जहाँ फार्मिंग होती थी, तो क्या हो रहा था कि जो टबैको प्लांट है उसकी जो लीफ है उसके ऊपर ऐसे मोज़ेक पैटर्न आ गए थे, एक ऐसे येलो स्पॉट्स, एक मोज़ेक पैटर्न आ गए थे जिसकी वजह से जो क्रॉप यील्ड है वो ख़राब हो रही थी और बहुत हैवी लॉस हो रहा था। तो एक साइंटिस्ट एडोल्फ मेयर जो कि एक जर्मन है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके सैप को एक्सट्रैक्ट करा और एक हेल्थी प्लांट से इंट्रोड्यूस कराया और देखा कि जो वो हेल्थी प्लांट है वो भी अफेक्ट हो गया। क्या करा एडोल्फ मेयर ने, जो ये लीफ है इसका चूरा बनाया और इसको चूरे को एक हेल्थी प्लांट से, एक हेल्थी टोबैको मोज़ेक, एक टोबैको प्लांट से इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने देखा जो हेल्थी प्लांट है वो भी अफेक्ट हो गया, उसको में भी ऐसे मोज़ेक पैटर्न दिखाई देने लग गए। लेकिन उन्होंने इसका पॉजिटिव एजेंट नहीं बताया कि कौन इसको कॉज कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत छोटा बैक्टीरिया है, वेरी स्मॉल बैक्टीरिया, क्योंकि जब तक तो पता ही नहीं था कि बैक्टीरिया से भी छोटे एक ऑर्गेनिज्म है, एक पार्टिकल्स हैं जिसको हम कहते हैं वायरस। नेक्स्ट है डीजे इवानोस्की, डिमित्री इवानोस्की। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसके सैप को एक बैक्टीरिया फिल्टर से पास करा, एक वो फिल्टर जिसमें जो बैक्टीरियाज हैं वो अलग हो जाते हैं और जो सैप है वो अलग हो जाता है। तो इन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर से उस सैप को पास करा और देखा कि वो जो सैप है वो अभी भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि जो वो पॉजिटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया नहीं है, वो एक उससे भी छोटा कोई ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये डीजे इवानोस्की ये अपनी जो एक्सपेरिमेंट है इससे संतुष्ट नहीं थे, ये इन्हें लग रहा था कि शायद मैंने कुछ गलती करी है। तो इन्हीं की गलती को, मतलब इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को सही साबित किसने करा, M.W. बीजरनिक ने। तो बीजरनिक ने क्या करा, इन्होंने जो इसका एक्सट्रैक्ट था उन्होंने भी उसको एक बैक्टीरिया फिल्टर से पास करा और फिर उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया, मतलब ये जो पॉजिटिव एजेंट है ये कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं हो पा रहा एज एक्सपेक्टेड बाय बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कल्चर मीडिया में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टिकल है, ये जो नया ऑर्गेनिज्म है, ये कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर पा रहा। तो इन्होंने क्या करा, उन्होंने उस एक्सट्रैक्ट को, उस चूरे को उन्होंने क्या कहा, एक फ्लूइड है वो, एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है वो, जो कि टबैको मोज़ेक डिजीज़ कॉज कर रहा है। और उन्होंने क्या कहा उसको अपनी भाषा में, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो इन्होंने बीजरनिक ने डीजे इवानोस्की के जो एक्सपेरिमेंट है उसको सही साबित करा और बताया कि एक नॉन लिविंग मीडिया में, कल्चर मीडिया में ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ग्रो नहीं कर सकता। नेक्स्ट पाक्सचर आए, इन्होंने ही इस ऑर्गेनिज्म को एक टर्म, इसको नाम दिया वायरस, जिसका मतलब होता है वेनम। तो ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो ऐसा दिखता है, यही वायरस है जो टोबैको में मोज़ेक डिजीज़ कॉज कर रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, इसका स्ट्रक्चर बनाने को बहुत आता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को डिजीज़ कॉज करते हैं, जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। वो वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज का एक स्ट्रक्चर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये दोनों फिगर्स दे रखे हैं, ये आपको आना चाहिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा वायरस ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम सब वायरल पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे जो कि वायरोइड्स या फिर और प्रियॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरोइड्स के बारे में। वायरोइड्स क्या होते हैं, दे आर जस्ट सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। मतलब ये बस एक सिंगल स्ट्रैंडेड जो कि सर्कुलर आरएनए के एक पीस है जिसके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। ये आप देख सकते हैं एक सर्कुलर आरएनए है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और इसके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। और इसी सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम वायरोइड कहते हैं, जो कि डिजीज़ कॉज करता है प्लांट में। लेकिन अभी कुछ रिसेंट स्टडी देखी गई है कि ये ह्यूमन को भी डिजीज़ फैला सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस डी जो है उससे भी इसका कुछ लिंक है वायरोइड का। तो मेनली ये प्लांट को ही अफेक्ट करता है वायरोइड। ये इसके ऊपर कोई भी कोट प्रेजेंट नहीं होती, इट इज़ जस्ट ए सर्कुलर स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये क्या होता है, कैसे अफेक्ट करता है, ये
होस्ट की सेल को पेनिट्रेट करता है और उसके जेनेटिक मटेरियल की जगह ले लेता है, जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल उस सेल को एक हार्श कंडीशन से बचा रहा था ये वो होने नहीं देता, जिसकी वजह से जो प्लांट है जिसको ये होगा, जो कोई सेल है जो वायरॉइड से अफेक्ट होगी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसे धीरे धीरे करके ये जो वायरॉइड है ये इसके अंदर रेप्लिकेट करेगा और दूसरी सेल्स में भी पहुंच जाएगा। कैसे जाएगा? दो सेल के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ये वायरॉइड प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ये दूसरी सेल में चला जाएगा और ये ऐसे ऐसे करके पूरे प्लांट में फैलेगा और प्लांट की जो है पूरी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, उसकी डेथ भी हो सकती है प्लांट की। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? सिर्फ कंटेमिनेशन कॉन्टैक्ट से, मतलब कोई दूषित कॉन्टैक्ट से ही इनका जो है ट्रांसमिशन हो सकता है। इनके पास जो होते हैं ये वायरॉइड जो है ये बहुत छोटा होता है। जैसे वायरस है उसके ऊपर तो प्रोटीन कोट भी है, फिर उसका जेनेटिक मटेरियल, उसके ऊपर प्रोटीन कोट, फिर उसके ऊपर एनवेलप, कितना बड़ा होता है वायरस, ये उससे भी छोटा है। अगर हम दोनों के जेनेटिक मटेरियल को भी कंपेयर करें वायरस और वायरॉइड्स के, इसका जेनेटिक मटेरियल भी उससे काफ़ी छोटा होता है। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल की बात करें, डीएनए, हमारे डीएनए में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? अराउंड 3 बिलियन। और इसके पास कितने बेस पेयर प्रेजेंट है इस आरएनए में? अराउंड 500 मैक्सिमम, ये भी मैंने ज़्यादा बता दिए। ये देखा गया है कि 120 से 500 तक इसके जो बेस पेयर हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत छोटा होता है वायरॉइड, बहुत ही छोटा होता है। और ये लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, जिससे कि बहुत छोटा होने की वजह से ही ये एक सेल में घुस सकता है। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो करी थी T.O. डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने। मैं ईयर भूल रहा हूँ किस ईयर में हुई थी, आप ज़रूर देखिएगा इसको, मैं ईयर याद नहीं है मेरे को किस ईयर में इन्होंने करी थी। अराउंड 1960 या 70 के अराउंड वायरॉइड की डिस्कवरी हुई थी। तो यही वायरॉइड्स ख़त्म होता है। हमने वायरॉइड्स में पढ़ा कि ये बस सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं जो कि अफेक्ट करते हैं होस्ट को। इनकी भी लाइफ साइकिल एकदम वायरस की तरह ही होती है, वहीं पे ये रेप्लिकेट करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे और दूसरी सेल में पहुंच जाएंगे उसको अफेक्ट करने में, जिसकी वजह से क्या होता है? होस्ट की डेथ भी हो सकती है। एक डिजीज़ है दे कॉज PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इसमें क्या होता है? जो पोटैटो होता है, आलू, वो कैसा होता है? एक हम देखा है वो स्फेरिकल शेप का होता है। अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें उसकी, वो एक स्फेरिकल शेप का होता है। तो अगर वायरॉइड अफेक्ट करेगा इसको, पोटैटो को, तो कैसा हो जाएगा? वो स्पिंडल शेप, यानी एक लंबा, एक गाजर की शेप का हो जाएगा वो पोटैटो। आप देखना ज़रूर गूगल पे इसकी इमेज, एक लंबा सा वो दिखने लगेगा, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं रहेगा वो आलू जो है। तो यहाँ पे वायरॉइड्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रियॉन्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रियॉन्स के बारे में। जैसा कि हमने वायरॉइड्स में देखा, वायरॉइड्स क्या थे? जस्ट ए सिंगल पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ए पीस ऑफ आरएनए। ऐसी प्रियॉन्स क्या होते हैं? ये एक प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं। दे आर जस्ट ए पीस ऑफ प्रोटीन जो कि डिजीज कॉज कर सकता है। इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। मेनली किसको अफेक्ट करता है? ब्रेन को अफेक्ट करता है। दे कॉजेस न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ये कैसे अफेक्ट होता है? जैसे कि अगर हम कोई कच्चा मांस खा लें, कि हम मांस को हम पका के खाते हैं, अगर हम उसको ढंग से ना पकाएं तो ये डिजीज़ हो सकती है, ये डिजीज़ फैला सकता है। प्रियॉन्स हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है उससे। अफेक्टेड मीट खाने से, अगर कच्चा मीट हम खा रहे हैं उससे भी हो सकता है। और ये जो वायरॉइड्स और प्रियॉन्स होते हैं ये काफ़ी रेयर डिजीज़ होती है। एक मतलब 5000 में एक ऑर्गेनिज्म में हमने देख लिया, ये काफ़ी रेयर होती हैं, आसानी से होती नहीं है। और ये जो प्रियॉन्स होते हैं इनकी जो डिजीज़ जब ये कॉज कर देते हैं तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है। मतलब काफ़ी समय तक तो ये बॉडी में प्रेजेंट भी रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, दशकों तक हमें पता नहीं चलेगा। काफ़ी मतलब हो जाएंगे 30-40 साल के बाद हमारे सिम्टम्स चालू दिखने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं उसके 1 साल के अंदर अंदर हमारी डेथ हो जाती है इस प्रियॉन्स के चक्कर में। ये प्रियॉन्स क्या है? बस एक इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है। वो प्रोटीन भी कैसी? मिसफोल्डेड प्रोटीन, मतलब रॉन्गली अरेंज्ड जो प्रोटीन्स होती हैं उसका एक पार्टिकल है जो कि हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। कौन कौन सी डिजीज़ है इसकी? मेनली एक कुरू डिजीज़ होती है, लाफिंग डेथ डिजीज़ इन ह्यूमन। एक देश है न्यू गिनिया।
तो न्यू गिनिया में ये एक अराउंड 1950 से 1957 की बात है। तो वो लोग क्या करते थे, वो इंसान खाते थे, कैनाबिलिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी ही स्पेसीज को खाते हैं उसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करते थे, ये इंसान को ही खाते थे, जो मरा हुआ इंसान है। तो क्या होता था कि इन्फेक्टेड, हम मीट को एंगल्फ कर रहे हैं, डायरेक्टली एंगल्फ कर रहे हैं, तो एक कुरू नाम की डिजीज़ हो गई इनमें, जो कि क्या करती थी, इनके ब्रेन को डैमेज कर देती थी। ना ये ठीक से खड़े हो पाते थे, ना ये ढंग से बोल पाते थे, किसी कभी भी हंसने लग जाते थे, मतलब पूरा ब्रेन डैमेज हो गया था इनका, कुछ भी मतलब ना ये ढंग से खाना खा पाते थे, फूड एंगल्फ नहीं कर पाते थे, काफ़ी सूखे हो जाते हैं, और डेथ भी कॉज, मतलब इसका जो फाइनल है वो डेथ कॉज होना ही होना है। नेक्स्ट मैड काउ डिजीज़, ये काउ में होती है। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो स्पंजी शेप का हो जाता है, मतलब स्पंजी हो जाता है, उसमें पोर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से काउ जो होती है वो ना ढंग से बैलेंस कर पाती है, और एक हफ्ते में डेथ भी हो जाती है जब सिम्टम चालू हो जाते हैं उसके। और सेम अगर ये ह्यूमंस में हो रहा है तो उसका नाम है क्रूट्सफेल्ड-जैकोब डिजीज़। सेम इसका भी यही है, इसमें भी जो हमारा ब्रेन होता है वो स्पंजी हो जाता है, वो उसमें भी पोर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस जो हैं ब्रेन बिल्कुल डैमेज हो जाता है, जो मतलब हमारा जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं हमारे, वो डीजनरेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से एंड प्रोडक्ट हमारी डेथ भी हो जाती है। तो ये जो प्रियॉन्स हैं, दे आर क्या हैं, बस एक प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं। और ये कब डिस्कवर हुए थे, ये 1982 में डिस्कवर हुए थे। किस साइंटिस्ट ने करा था, प्रिजनर नाम के साइंटिस्ट ने प्रियॉन्स को डिस्कवर करा था। तो प्रियॉन्स क्या है, एक इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जो कि ब्रेन को डैमेज करते हैं हमारे। कैसे कैसे ये फैल सकते हैं, अगर हम कोई इन्फेक्टेड मीट खा रहे हैं उसकी वजह से फैल सकते हैं, कोई इन्फेक्टेड ब्लड डोनेशन हुआ, कंटेमिनेटेड सर्जिकल इक्विपमेंट अगर यूज़ हुए हमारी बॉडी में, तो ये अफेक्ट, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस क्या होते हैं, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, मतलब दो ऑर्गेनिज्म, फंजाई और एल्गी, ये दोनों साथ में रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, दोनों ही एक दूसरे के काम आते हैं। और ये बताना पाना मुश्किल है इसमें से कि कौन सा इसमें से एल्गी है, कौन सा इसमें से फंजाई है। लाइकेंस यही है। ये लाइकेंस जो होते हैं कहीं भी ग्रो हो सकते हैं, बस कंडीशन ये है वो जगह मॉइस्ट होनी चाहिए और गीली होनी चाहिए। ट्री के ट्रंक पे भी ग्रो हो सकते हैं, एक रॉक पे भी ग्रो हो सकते हैं। तो लाइकेंस एग्जैक्टली है क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। ये एक लाइकेन है, दो ऑर्गेनिज्म है इसमें, एक फंजाई है और एक एल्गी है। जो इसका एल्गी वाला पार्ट है वो क्या करता है, वो ऑटोट्रॉपिक है, क्योंकि ये प्लांट किंगडम का एक फाइलम है। एल्गी क्या करता है, प्रिपेयर्स फूड फॉर फंजाई, फंजाई के लिए फूड बनाता है, अपने लिए भी फूड बनाता है और फंजाई के लिए भी फूड बनाता है। और बदले में फंजाई क्या करता है, फंजाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है और इससे न्यूट्रिशन लेता है। ये जो एल्गी है ये फंजाई के फिलामेंट पे ही ग्रो करती है। सो इट प्रिपेयर्स फूड फॉर फंजाई एंड इट प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी। जो लाइकेन का एल्गी वाला पार्ट है उसको हम फाइकोबायंट कहते हैं, और जो फंजाई वाला पार्ट है उसको माइकोबायंट कहते हैं। दे आर आल्सो ए गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। जो ये लाइकेंस होते हैं ये एक मॉइस्ट कंडीशन पे, मॉइस्ट सरफेस एरिया पे ही ग्रो होंगे, लेकिन एक और कंडीशन है कि वहाँ के इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है तो लाइकेंस वहाँ ग्रो नहीं होंगे, तो इसलिए ये एक पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी हैं। इफ वी सॉ ए लाइकन देन वी कांट रिकॉग्नाइज दैट दे आर डियो। मैंने बताया कि ये एक लाइकन है और इसमें हम नहीं बता सकते कि इसमें एल्गी वाला पार्ट कौन सा है और एक फंजाई वाला पार्ट कौन सा है। इसके लिए काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी इसकी लाइकन की। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इसमें हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कितने कितने किंगडम आए, कितने किंगडम पहले प्रेजेंट थे, कितने किंगडम बाद में आए, क्या क्या इवोल्यूशन आया, क्यों आया, हर कंडीशन देखी हमने। फिर हमने एक एक करके सारे किंगडम्स को पढ़ा, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, और किंगडम प्लांट है और किंगडम एनिमेलिया रह गया जिसका एक अलग चैप्टर है। तो यहाँ हम 3-4 जो चैप्टर है बायोलॉजी की, क्लास 11th की बायोलॉजी में 3-4 जो चैप्टर है तो वो क्या है, प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में है। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, प्लांट किंगडम। और किंगडम्स के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वायरसेस क्या होते हैं और उसके सब वायरल एजेंट्स भी पढ़े, वायरस और प्रियॉन्स।
और हमने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी देखा किसमें, एल्गी में और फंजाई में, जिसको हम कहते हैं लाइकेन। तो यहीं ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।